स्वागत है आपका कविशाला के इस मंच में। शुरुआत हम करते हैं कि एक लाइन है, मोहब्बत तो सभी करते हैं, किसी की छिप जाती है और किसी की छप। तो जो छिपने और छपने के बीच का गैप है वो हम कोशिश करते हैं कि किताबों के जरिए, लेखकों के जरिए भरा जाए। और लेखकों की जो किताबें जब पाठकों तक पहुंच जाती हैं तो हमें लगता है कि जो वो रास्ता है वो पूरा होता है। और किताब एक डॉक्यूमेंटेशन है, उन्होंने जो मेहनत की, उन्होंने जो काम किया है। हमें आपकी किताब है कि खुशी के खजाने की चाबी। इसमें कुछ लाइन से अभी पढ़ रहा था बैठे बैठे। एक तो बहुत सुंदर लाइन थी कि इससे पहले कि मौत हमें पी जाए, चलो जिंदगी खुलकर जी जाए, है ना। शुरुआत यहीं से करते हैं कि जब लेखक लिखना शुरू करता है और लिखने से छपने तक की जो यात्रा होती है लेखक की, आपकी तो बहुत किताबें आई हैं, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो लेखक बनना चाहते हैं या प्रयास कर रहे हैं या लिखना शुरू कर चुके हैं और उसको ठीक करना चाह रहे हैं। ये जो यात्रा है एक लिखने से छपने तक की, वो उस यात्रा के बीच में क्या क्या होता है, क्या कठिनाइयां होती है, क्या अच्छाई, क्या सीखने को मिलता है, आपकी यात्रा से क्या सीख सकते हैं वो? शुक्रिया। यहाँ बैठे सभी लोगों को मेरा नमस्कार और बहुत शुक्रिया कि एकदम शॉर्ट नोटिस पे मैं आई हूँ और मैंने बोला कि मैं आ रही हूँ, तो अंकुर ने कहा चलिए सेशन रख लेते हैं। शुरुआत करती हूँ अपनी कुछ लाइन्स से जी। कि एक बूंद की तलाश में मैं दरिया ना पाया, एक बूंद की तलाश में मैं दरिया ना पाया, हकीकत तल्ख थी मैं ख्वाबों में ही जी पाया। हाँ। हकीकत तल्ख थी मैं ख्वाबों में ही जी पाया। तो मेरी यात्रा लेखन की ख्वाबों में जीने से शुरू हुई। हाँ। क्योंकि लेखक जो होता है वो अक्सर वो लोग होते हैं जो थोड़ा ओवर थिंकर होते हैं, ओवर सेंसिटिव होते हैं और जिंदगी की हर चीज को बड़ी गहराई से पकड़ने की, देखने की कोशिश करते हैं और अपना एक अलग यूटोपिया बना के जीते हैं कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए, मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए या कौन सी चीज किस ढंग से चलनी चाहिए। तो वहां से ही मेरे लिखने की मुझे लगता है शुरुआत हुई। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक लेखक बनूंगी, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी अलग थी। और ऐसा कभी नहीं था, बस मैं लिखती थी, डायरीज वगैरह लिखती थी, वो तो बचपन से लिखती थी। लेकिन जो आपने बात बोली कि छपने वाली बात, तो प्रारब्ध, मुझे लगता है कि प्रारब्ध बहुत इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर कि एक दिशा आपको अचानक से मिल जाती है और वो रास्ता आपको कुदरत दिखाती है। तो बस हम उस रास्ते पे चल गए, लिखते रहे, किस्मत से अच्छे पब्लिशर्स मिल गए और यात्रा चल रही है। बिल्कुल। अच्छा, अलग अलग प्रकाशकों से आपकी कई किताबें आई हैं। मैं समझना ये चाहता हूँ कि क्या ईरा टाक बनना चाहते थे वो मुकाम आ गया है? ये जरूरी इसलिए है कि बहुत सारे जो लेखक हैं उनकी पहली किताब आ जाती है या पहली कविता को वो मंच में प्रस्तुत कर देते हैं, तो उनके अंदर ये जो जस्टिफिकेशन है कि राइटर बनेगा, कवि बनेगा, लेखक बनेगा, वो एक फुल स्टॉप नहीं पर कॉमा आ जाता है कि कुछ हो गया। तो कहाँ पे सोचना है कि हाँ लेखक बन गया है, कभी बन गया है, क्या क्या वो मुकाम होता है, क्या क्या स्टेप होते हैं और कहाँ पे ये सोच इंसान के अंदर या राइटर के अंदर आ जाती है? मुझे मतलब आज अगर आप मुझसे सवाल पूछें, कुछ साल पहले तो मैं जरूर कुछ बनना चाहती थी। लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं बनना चाहती। मैं शायद खुद को खोज रही हूँ या लिखना, खुद को डिस्कवर करना है। आप लिखते हैं, सीखते हैं और सीखते सीखते आप ऐसी जगहों पे जाते हैं जिस जगह के बारे में आपको मालूम नहीं होता। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप बन गए, आप बनते जा रहे हैं, खुद से बेहतर होते जा रहे हैं और यही यात्रा है। और जो लेखन है वो आपको एनरिच तो करता ही है और आप पे कोई जिम्मेदारी भी देता है कि जब आप दुनिया को अपने नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि लेखक का क्या काम होता है, मतलब मेरा ये प्रोफेशन भी है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लेखन मेरे लिए शौक है, मैं फुल टाइम राइटर हूँ, मेरी रोजी रोटी मैं इसी से कमा रही हूँ। तो अपने मन का लिखने के अलावा कई बार आपको बहुत सारे कमर्शियल काम भी करने पड़ते हैं, ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हो सकते हैं आपके मन के भी ना हो। तो
ये सीखने की यात्रा मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं पहुंची हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं चल रही हूँ और आप वही हैं जो लोग आपको मान लें। अगर आप मानते हैं कि मैं बड़ी राइटर हूँ तो वो आपका मानना है, हो सकता है कोई मुझे कुछ ना माने। तो बस खोज है ये मेरी अपने लिए। नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है लेखक बनना एक सतत प्रक्रिया है, कुछ न कुछ कमियां कुछ न कुछ खामियां हमेशा रहती हैं। इसी किताब में पढ़ रहा था जो आपकी खुशी की खजाने की चाबी है, कि कुछ पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगी, जस्ट अभी पढ़ी किताब कि पहली जिम्मेदारी दुनिया नकारेगी कई बार, जैसे कोई वजूद ही नहीं, पीने होंगे वो जहर के, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सब बर्बाद कर दोबारा जीरो से शुरू करना होगा। अपनों से आहत होने पर भी साथ चाय पीना जरूरी होगा। दर्द को ताकत बनाते बनाते जब तुम थकने लगो और दर्द लगे खुद का होना, तब भी खुद को प्रेम करना तुम्हारी पहली जिम्मेदारी होगी। क्या है प्रेम आपके लिए? प्रेम मुझे लगता है कि प्रेम जो है ना मेरे लिए उद्देश्य ही है जीवन का, क्योंकि प्रेम सिर्फ ये नहीं है कि जो दो अपोजिट जेंडर में हुआ या सेम जेंडर में हुआ, दोस्तों से हुआ या अपने काम के प्रति जो प्रेम है। अगर आप लिखते हैं या आप इंजीनियर हैं लेकिन आपको लिटरेचर से प्रेम था तो आप अपना वक्त देके अपने साधन लगा के आपने कविशाला को खड़ा किया, तो ये आपका प्रेम है उसके प्रति। प्रेम वो है जो आपको कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित करे, उकसाए तो नहीं कहूंगी, उकसाए थोड़ा नेगेटिव वर्ड हो जाता है, कि आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित करे और आपको आपकी लिमिटेशन से बाहर निकाले, आपके कंफर्ट जोन से निकाले, वो प्रेम होता है। प्रेम एक बहुत चैलेंजिंग चीज है जो मुझे लगता है कमजोर लोग नहीं कर सकते हैं। और यहाँ मैं बात करूंगी जो अभी आपने मेरी कविता पढ़ी, जो ये खुशी के खजाने की चाबी है, एक्चुअली ये मेरे ही पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने जीवन में सीखे हैं, महसूस किए हैं। तो हम लोग जो है वैलिडेशन के पीछे बहुत भागते हैं, हम लोग सेल्फ लव नहीं सीख पाते हैं। हमारे को हर समय एक मोहर की जरूरत होती है कि कोई हमें प्यार करे, कमेंट दे या हम कैसे लग रहे हैं वो हमें बताए। तो वही सबसे ज्यादा तकलीफ बन जाती है जो हम सेल्फ मतलब वैलिडेशन के भूखे हो जाते हैं। तो मेरी कविता यही कहती है कि चाहे आपको दुनिया में कोई ना प्यार करे, कोई ना पूछे, और कई बार आपके अपने, क्योंकि धोखा अपने ही देते हैं, कभी आपको कोई अजनबी आके धोखा नहीं देगा। जहाँ ट्रस्ट होगा वहीं कहीं ना कहीं विश्वासघात होगा। जब विश्वास होगा तो उन सब के बावजूद भी जब दुनिया में सिर्फ आप एक आखिरी आदमी बचे हो जो खुद को प्रेम कर सकते हैं, तब भी मतलब ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मेरे लिए प्रेम यही है, सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी है मैं अपने आप को प्रेम करूं, क्योंकि जो खुद को प्रेम नहीं कर सकता वो दूसरे को प्रेम दे भी नहीं सकता। वो सिर्फ एक सौदा करना चाहेगा कि तुम मुझे प्रेम दो, मुझे वैलिडेट करो, तो मैं तुम्हें वैलिडेट करूं। अच्छा, एक चीज और है कि आप आपके पब्लिशर्स अलग अलग हैं, जैसी किताबें पढ़ी हमने, साथ साथ में आपके जो टॉपिक्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, लेकिन जो भाषा है किताबों की वो हिंदी है। क्या लोग हिंदी की किताबें पढ़ रहे हैं? पढ़ते हैं बिल्कुल, जैसे हिंदी की फिल्म्स देखते हैं, हिंदी के गाने सुनते हैं, और हिंदी की किताबें पढ़ने वाले लोग भी मौजूद हैं। और मुझे लगता है हमेशा जो किताबों से प्यार करने वाले आपके हमारे जैसे लोग हैं, भले यहाँ कम लोग हों, लेकिन जो होता है ना कि दिया जल मतलब एक ही दिया काफी होता है रोशनी के लिए, तो वही है, अगर एक भी आदमी किताबों को पढ़ने के लिए इच्छुक है तो किताबें जिंदा रहेंगी। वो इम्पोर्टेंट है। और हिंदी जो है हमारी भाषा है, शुक्रिया, क्योंकि आज आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी या मेरी कोई किताब अच्छी लगी, अभी पीयूष जी थे वो पत्रकार हैं, उनकी कोई आपकी किताब अच्छी लगी, आप निश्चित तौर पे उसे पढ़ेंगे, दूसरों को देंगे या फोटो डालेंगे, तो वो जरूरी है कि हम एक दिया बनके वो रोशनी किताबों की फैलाएं, वो इम्पोर्टेंट है। तो मुझे तो ये लगता है कि हिंदी ऐसी भाषा है जिसमें मैं खुद को अच्छे से व्यक्त कर सकती हूँ। लेकिन किताब जो है खुशी के खजाने की चाबी इंग्लिश में भी आई है, की टू हैप्पीनेस, लेकिन भाषा वही लिखनी चाहिए जिसमें आप पूरी तरह खुद को व्यक्त कर सकें। और भाषा कोई बात नहीं है, ये शायद हम लोग कुछ सालों बाद सीख जाएं कि जैसे पालो कोएल्हो है, वो पुर्तगीज में लिखते थे और लिखते हैं, और उनकी जो किताबें हैं दुनिया की हर भाषा में अनुवाद की गई है। बिल्कुल। तो हम एक और किताब है मेरा दागिस्तान, वो किर्गिज अलग एक लैंग्वेज में लिखी गई है,
और उसका भी दुनिया की मतलब 100 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो अगर भाषा को प्रेम करने वाले मौजूद हैं और उस भाषा का कंटेंट अच्छा है तो वो अनुवाद के माध्यम से कहीं भी पहुंच सकती है। हाँ। बात तो ये है कि भावनाएं, विचार और शब्द पहुंचने इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये बिल्कुल ये मुझे लगता है कि संवाद भी एक बना रहता है हमेशा पाठकों के बीच में भी, जो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यमों से बहुत जिनके फिक्र है या दिखावे की फिक्र है कि लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं, हमेशा एक डिस्कशन में पढ़ता रहता हूँ अलग अलग माध्यमों से। मैंने इसलिए आपसे पूछा, मैंने कहा आपकी तो किताबें बहुत सारी आई हुई हैं, हिंदी में आई हुई है, तो ये जानना जरूरी था। अच्छा, आप कविताएं लिखते हैं, कविशाला में है कुछ, अगर कविताएं साझा कर पाए? मेरी दिक्कत यह है कि मुझे याद नहीं रहती हैं अपनी कविताएं, पढ़ के ही बतानी। एक तो आपने पढ़ी थी दुनिया नकारेगी कई बार। मैं एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। मेरा संग्रह आया था मेरे प्रिय, उसमें बहुत छोटी छोटी 4-4 लाइन की मैंने कविताएं लिखी थी, तो उसमें से एक सुनाती हूँ कि अक्सर कहते हो तुम दुस्साहसी हूँ मैं, अक्सर कहते हो तुम दुस्साहसी हूँ मैं, दुनिया की नहीं सिर्फ अपने दिल की सुनती हूँ, दुनिया की नहीं सिर्फ अपने दिल की सुनती हूँ। प्रेम जो अनुशासित हो, प्रेम जो अनुशासित हो तो प्रेम ही कैसा मेरे प्रिय। अच्छा, ये हाल फिलहाल में आपकी किताब आई है, मैं हमेशा देखता हूँ किताबों में एक आईपीएस और डॉक्टर की अजब गजब लव स्टोरी, है ना? इस तरीके के सब टाइटल्स हमेशा होते हैं कि कभी डॉक्टर है, कभी इंजीनियर है, लेकिन प्यार समय या लव स्टोरी जो शब्द है, ये प्यार के आसपास ही लिखते हैं या कोई और टॉपिक्स पे करते हैं? कैसे डिसाइड होता है? ये कभी प्रकाशक बताता है, आप डिसाइड करते हैं इस स्टेज पे पहुंचने के बाद? ये ठीक है कि मैंने बहुत सारी लव स्टोरीज लिखी हैं और मेरी कविताएं भी प्रेम के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। जैसे होता है ना कि मेरी एक जो एडिटर थी उसमें स्टोरी टेल में, पब्लिशर थी प्रियम वदा, वो कहती थी कि आपने तो लव पे पीएचडी कर रखी है। तो ऐसा ही कुछ है, मैंने एकदम पीएचडी की तरह ही रिसर्च करी। मैंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं जो प्रेम के इर्द गिर्द ही हैं, लेकिन मैंने एक हॉरर स्टोरी भी लिखी, हॉरर नॉवेल भी लिखा है, ट्रीटी ऑफ साइलेंस, जो एक आत्मा की सौदेबाजी है और वो थ्रिलर है, अच्छा है, वो भी अलग जोनर में काम किया। उसके अलावा जो ये लाइफ लेसन बुक है खुशी के खजाने की चाबी, ये अभी बेस्ट सेलर में बनी हुई है लगातार 1 साल से। तो मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, लेकिन घूम फिर के वो मेरी सुई वहीं प्रेम पे अटकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे जीवन में जो कुछ अच्छा और खूबसूरत है वो प्रेम की वजह से ही है। तो उसी खूबसूरती को तलाश करने की कोशिश में मैं रहती हूँ, इसीलिए शायद प्रेम मेन रहता है। बहुत अच्छा है। अच्छा, आखिरी में आप एक तो कविता सुनाएंगे कि बाद में जी, हम शायद जो बुक फेयर हुआ था वहाँ पे गए थे, हमने अलग अलग लोगों से बात करी कि वहाँ के जो अनुभव थे कुछ परिवर्तन आ रहे हैं साल दर साल, किस तरीके से, क्या लोग किताबें ज्यादा पिक कर रहे हैं, ज्यादा पढ़ रहे हैं? ओवरऑल अगर आपको जो वर्ल्ड बुक पे हुआ अभी उसके बारे में उसको ब्रीफली बताना हो कि मेरे अनुभव इस तरीके से है, वो क्या है? वर्ल्ड बुक फेयर, हाँ जी, वर्ल्ड बुक फेयर में मैं इस बार 2 बार आई। एक बार तो मेरी किताब, दोनों किताब प्यार के इस खेल में और गुस्ताख इश्क जो मंजिल से आई है, एक उसकी बुक साइनिंग थी और इस नई किताब का लॉन्च था मेरा, तो उस वजह से मैं आई थी और काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला, काफी लोग थे, जबकि उस दिन वीकडे था तब भी काफी पाठक आए। और उसके बाद लास्ट डे मेरा अचानक से मन किया कि चलो चलते हैं, तो मैं जयपुर से दोबारा आ गई। तो ये एक आकर्षण है बुक फेयर का, और उस दिन इतनी भीड़ थी, तो मुझे नहीं लगता कि किताबें कम बिक रही हैं या लोग कम आते हैं। जब तक प्यार करने वाले लोग रहेंगे किताबें बिकती रहेंगी और बुक फेयर हर साल हिट जाएगा। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा कि मतलब हम खुद भी जाते हैं तो कुछ दोस्तों की किताबें खरीदते हैं, और मतलब जैसे अंकुर, मुझे लगता है ना, कभी ये सोच के एक क्रिएटिव इंसान को काम नहीं करना चाहिए कि मैं ये पेंटिंग इसलिए बना रहा हूँ कि ये बिकेगी। इसी तरह मैंने कभी सोच के नहीं लिखा कि मैं किताब लिखूं तो ये बिकेगी। अगर आपके अंदर से वो आवाज आ रही है कि वो कहानी आपको दुनिया को देनी है तो आप दीजिए, बाकी दुनिया के ऊपर है कि उस कहानी को लेती है या नहीं लेती, पर आपको तो अपना काम करना ही होगा। बिल्कुल, तो यही सोच के लिख रही हूँ मैं लगातार। बिल्कुल, आखिरी में शायद कोई कविता ढूंढ रही थी मेरी, तो हम समझ जाएंगे।
मेरी कविताएं थोड़ी सी आपको अलग लगेंगी क्योंकि इसका जो क्रक्स है वो आखिरी लाइन में आता है, तो आपको इस कहानी की तरह सुनना पड़ेगा इस कविता को। दो छोर दो दिशाएं, दो छोर दो दिशाएं, मीलों के फासले बंदिशों की दीवारें। दो छोर दो दिशाएं, मीलों के फासले बंदिशों की दीवारें, फिर भी प्रेम जोड़ता है मुझे तुमसे। फिर भी प्रेम जोड़ता है मुझे तुमसे, जैसे विश्वत रेखा नापती है धरती के उन हिस्सों को, जैसे विश्वत रेखा नापती है धरती के उन हिस्सों को जो दूर होते हुए भी एक से हैं, जो दूर होते हुए एक से हैं। शुक्रिया। मेरे प्रिय सीरीज की एक और सुनाती हूँ कि आजकल सपने बुना करती हूँ, आजकल सपने बुना करती हूँ, जैसे माँ कभी स्वेटर बुना करती थी। आजकल सपने बुना करती हूँ, शुक्रिया, जैसे माँ कभी स्वेटर बुना करती थी, पर मेरी गति तेज है, पर मेरी गति तेज है, या यूं कह लो कि बस एक यही काम है, या यूं कह लो कि बस एक यही काम है। ढेर लगा दिया है इंद्रधनुषी सपनों का, ढेर लगा दिया है इंद्रधनुषी सपनों का, देखो ना मेरे प्रिय। क्या बात है, बहुत शानदार। और सुनो जी। टूटा है धीमे धीमे भीतर बहुत कुछ, टूटा है धीमे धीमे भीतर बहुत कुछ, की है चुपचाप मरम्मत कई बार, की है मरम्मत चुपचाप कई बार। बारिशों में रोते हुए धूप में मुस्कुराई हूँ, बारिशों में रोते हुए धूप में मुस्कुराई हूँ, जूझते हुए खुद से दुनिया से टकराई हूँ, जूझते हुए खुद से दुनिया से टकराई हूँ। मैं मकान नहीं गली के कोने में बना हुआ, मैं मकान नहीं गली के कोने में बना हुआ, इसलिए मेरी दरारें नजर नहीं आती। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और सुनाती हूँ, ये भी छोटी सी है। जब भीड़ छट जाए, जब भीड़ छट जाए, जब सूरज डूबकर चांद को रास्ता दे, जब भीड़ छट जाए, जब सूरज डूबकर चांद को रास्ता दे, जब हवाएं पूरे जोश में दुनिया उड़ा देने को आमादा हूँ, जब हवाएं पूरे जोश में दुनिया उड़ा देने को आमादा हूँ, जब अंधेरे निगलने लगे रोशनी को और चिराग सो जाए, जब रंग फीके होकर धूसर हो जाए, जब तुम खुद से थक कर एकांत में अपना मन टटोलो, जब तुम खुद से थक कर एकांत में अपना मन टटोलो, अगर मैं कहीं नजर आऊं तो फोन करना, अगर मैं कहीं नजर आऊं तो फोन। क्या बात है, बहुत सुंदर। अभी ये जिज्ञासा हुई है कि समझने के लिए आखिरी में आपके लिए इसका थोड़ा जवाब दीजिएगा कि दो आर्टिस्ट जब या दो कलाकार जब ये लाइफ पार्टनर बन जाते हैं तो कलाओं में किस तरीके से वो लाइफ में आगे बढ़ती है, कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, क्या होता है, कैसे चलता है वो? सॉरी, क्या बेसिकली दुष्यंत जी की आपकी जो कहानी है, अच्छा, उसको साथ में दो कलाकारों का साथ में आना, फिर कलाकारों से कभी समझौता किसी भी तरीके से होता है, वो चाहते नहीं आप ऐसा करिए, क्योंकि दोनों की जो विचारधारा है या सोचने का तरीका है वो लेखनी की तरफ ही है, दोनों लेखक है। जब दो एक ही फील्ड के दो लोग साथ में होते हैं तो वो एक ब्लेसिंग भी होता है और कई बार कर्स भी होता है। पर हाँ, क्योंकि इम्पोर्ट जैसे होता है कि डॉक्टर को पार्टनर चुनता है ना, तो वो एक दूसरे के पेशे की कॉम्प्लिकेशंस को जानते हैं, चीजों को जानते हैं। क्रिएटिव होना जो है अलग तरह की एक यात्रा है, और कई बार जो होता है इंसान बहुत ज्यादा क्रिएटिव फेज में होता है, कई बार बड़ा डल होता है, डिप्रेशन में होता है। मतलब मुझे लगता है क्रिएटिव लोग कई बार बहुत लो फेज में भी होते हैं, और खासकर जब आपका पेशा इसी से कमाना हो तो आपकी जिंदगी में बड़े लो फेज भी आते हैं, स्ट्रगल भी आता है। जैसे पीयूष जी ने बताया कि मनोज वाजपेयी जी सोच रहे थे कि आत्महत्या कर लूं, ऐसा मुझे लगता है बहुत सारे कलाकार जीवन में बहुत सोचते हैं, क्योंकि पैसे की तंगी और क्योंकि आप कितना भी अच्छा क्रिएट कर रहे हो लेकिन बिल देने के लिए तो आपको पैसे ही चाहिए होंगे। आप ऐसा नहीं है कि आप कहें कि मैंने बड़ी बढ़िया कविता लिखी है और आज बिजली का बिल इससे भरा जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये फेज लाइफ में आते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर दो लोग समझदारी से चलें और एक दूसरे को रेस्पेक्ट करें
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अना की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई होती है। अना मतलब जो ईगो होती है, और क्रिएटिव इंसान में कहीं ना कहीं एक ईगो तो होती है, तो अगर दो लोग हैं तो उनकी अना टकराएंगी भी। तो यहाँ थोड़ी समझदारी हो कि दोनों समझदारी दिखाएं, तो मुझे लगता है कि बढ़िया चल जाता है, क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट बहुत रहता है। जब मैं कोई क्रिएटिव काम कर रही हूँ तो दुष्यंत उसमें पढ़ के अच्छी राय दे सकते हैं, या मैं उनको अच्छी राय दे सकती हूँ, तो एक ब्लेसिंग है मुझे लगता है, तो अच्छा है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो लोग अगर कहीं भी गैप्स आ रहे हैं तो कुछ समझने की शेयर करने की कोशिश करेंगे, अगर सेम वर्टिकल से लाइक पार्टनर भी है। अच्छा, आपको मुझे लगता है हाल फिलहाल में रिसेंट किताब सबसे यही है, प्यार के स्केल में क्या है इस किताब में, क्या कहानी है, मतलब क्या है, अगर दर्शकों ने नहीं पढ़ी है क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों रिकमेंड करेंगे आप किताब, अगर आप पार्टनर के इस किताब के? प्यार के इस खेल में ये मेरा लेटेस्ट नॉवल है। पहले ये ऑडियो सीरीज के फॉर्म में आई थी और बेस्ट सेलर रही थी। प्रिंट में ये होता है कि किताब पढ़ने का अलग सुख होता है, हाथ में लेके आप पढ़ते हैं जब पन्नों को। कहानी इसकी आज के दौर की कहानी है, हमारे आज के मॉडर्न लव की कहानी है। और जो इसमें जैसे लिखा हुआ है कि एक डॉक्टर और एक आईपीएस की लव स्टोरी है। लेकिन लव स्टोरी बिल्कुल आम लव स्टोरीज की तरह नहीं चलती है कि दो लोग मिले, प्यार हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, डेटिंग की और शादी हो गई। ये बहुत अलग तरह की प्रेम कहानी है जो बर्फ की वादियों में शुरू होती है और इसका जो अंत है वो भी बर्फ की वादियों में होता है। ये बात करती है टॉक्सिक रिलेशनशिप की। जब हम किसी रिश्ते में आते हैं तो शुरू में सब बहुत अच्छा लगता है, और यह होता है कई बार हम जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ले लेते हैं जब उसे हमें अपनी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के निभाना पड़ता है। तो ऐसे ही किसी रिश्ते में हमारी जो डॉक्टर त्रिशा है, जो इस कहानी की नायिका है, वो फंसी हुई थी कि वो जल्दबाजी में रीबाउंड अफेयर कर लेती है, मतलब उसका दिल टूटा होता है और उसको वो खुद को हील करने के लिए एक गलत आदमी के रिलेशनशिप में पड़ जाती है, और बाद में वो उस पे एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अब मैंने इसे चुना है तो मुझे इसे निभाना पड़ेगा। तो ये आज के दौर में, या आज के क्या पहले भी जो लोग गलत रिश्तों में फंस जाते हैं और किस तरह खुद को नुकसान पहुंचाते हैं उसकी कहानी है, और किस तरह आपके जीवन में एक अच्छा इंसान आके आपको बचाता है, आपको हील करता है। तो मतलब इसमें जो हीरो और हीरोइन है वो एंड तक नहीं मिलते हैं और बड़ी खूबसूरत है। मतलब मैं तो ये कहूंगी कि अलग तरह की है, तो आप इसे जरूर पढ़िए और मुझे बताइए कि कैसी लगी। बिल्कुल, जिन्होंने नहीं पढ़ी है, टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि प्यार के स्केल में, तो जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो किताब जरूर पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद एक अच्छी बातचीत के लिए, और जो भी दर्शक है, जो भी आपने सुना के लोगों ने कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, कुछ ना कुछ जरूर समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।